Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the peptide synthesis. As our name shows, peptide means the peptide bond. हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं जब इनकी सिंथेसिस आप करते हैं, सो ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन द डिफरेंट एमिनो एसिड मोलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर वाया द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड. आप उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. तो मींस पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे दो एमिनो एसिड के बीच एंड सो ऑन. लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती चली जाएगी और जो चीज बन जाती है आप उसी को कहते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस. मींस पेप्टाइड बॉन्ड का बनना. और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से फिर कोई बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी. जो बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी उनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एमिनो एसिड मोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस, during the condensation of these different amino acid molecules. तो हम स्टडी करेंगे अबाउट द पेप्टाइड सिंथेसिस. तो ये जो पेप्टाइड सिंथेसिस है आखिर इसका मतलब क्या है? जैसे अभी आपको बताया गया ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द डिफरेंट एमिनो एसिड मोलिक्यूल्स अंडरगो कंडेंसेशन बाय द लॉस ऑफ ए साइड प्रोडक्ट दैट में बी द जनरली द वाटर मोलिक्यूल. अगर आप डायरेक्ट देखेंगे इनके स्ट्रक्चर को तो आपको ये लगेगा कि वाटर मोलिक्यूल लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप इनकी लिमिटेशंस के ऊपर जाके बाद में देखेंगे तो साइड प्रोडक्ट में भी था आपकी HCl, वो HCl भी हो सकता है. अभी आप आगे जाके देख पाएंगे वो उस चीज को. मींस कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट आपका जरूर निकलेगा. तो पेप्टाइड सिंथेसिस मींस ये कोई प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है? जिसके दौरान शुरू में जब दो एमिनो एसिड मोलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, 3 कंबाइन कर जाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, और भी कंबाइन कर जाएंगे तो फिर आपके क्या बनेंगे? पॉलीपेप्टाइड. और भी ज्यादा कंबाइन कर जाएंगे तो आपके प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, यानी इस टाइप से ये चीजें आपकी बन जाती है. और फाइनली वो बन जाएंगे आपके प्रोटीन्स जिनका मोलर मास ग्रेटर देन 10,000 होता है. तो मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स by the condensation of different amino acid molecules through these two functional groups, that is the amino group NH2 group and the carboxylic acid group, that is the COH group, via formation of the peptide bond, and that peptide bond representation is CONH, is called as the peptide synthesis. आप उसे पेप्टाइड सिंथेसिस कहते हैं. हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया आपके सामने एक एमिनो एसिड मोलिक्यूल की, जिसमें R की वैल्यू तो डिफरेंट टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा एमिनो एसिड मोलिक्यूल हमने सबसे पहले लिया. उसके बाद देखो सेकंड एमिनो एसिड मॉलिक्यूल आएगा. अब इनके बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस चलती है. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे. जो ये आपके पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, जैसे पहले डाइपेप्टाइड बनता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एकदम प्रोटीन्स बन गए. नो, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन प्रोसेस. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. दो प्रोसेस होती हैं, पॉलीमर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है. एक तो होती है आपकी एडिशन, पॉलीमराइजेशन, एडिशन. देखो ये प्रोटीन जो है ना, ये भी एक पॉलीमर है. ये एक नेचुरल पॉलीमर है प्रोटीन आपका. और ये जो पॉलीमर है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर नहीं है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे आपको दिखाई दिया, ये एमिनो एसिड मॉलिक्यूल हमने ड्रा किया, दे हैव द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप. इनके अंदर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कंडेंसेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करेंगे. तो कोई भी ऐसी मोनोमेरिक यूनिट जिसके अंदर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो, वो फंक्शनल ग्रुप जो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे आपकी प्रोसेस के दौरान, तो उसके दौरान कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट भी निकल जाए तो आप उनको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. तो ये आपके जो प्रोटीन्स जो बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड जो आपके बनेंगे, दे आर दी कंडेंसेशन पॉलीमर. अगर कोई साइड प्रोडक्ट ना निकलता तो वो आपके एडिशन पॉलीमर होते. तो मींस आपके प्रोटीन्स आर दी कंडेंसेशन पॉलीमर बिकॉज द साइड प्रोडक्ट इज आल्सो, यानी रिलीज्ड. साइड प्रोडक्ट भी साथ के साथ रिलीज होता है, साइड प्रोडक्ट भी यानी बनता है साथ के साथ. तो मींस आपने ये देखा. इसमें देखो प्रोसेस कैसे चली, ध्यान देना. नाइट्रोजन जिसके पास देखो लोन पेयर है, और N और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन अपने पास लेगा. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज द स्लाइट नेगेटिव चार्ज. नाउ द नाइट्रोजन एटम फॉर्म द बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, मींस डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर. और डोनेशन का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन. तो मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड के ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा. तो इस टाइप से ओवरऑल देखें ध्यान से, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा. देखो यहाँ से ये NH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, उधर से CO बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, वहां से OH नेगेटिव निकला, NH बॉन्ड से H पॉजिटिव निकला, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल ले लें तो एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलती चली जाएंगी. मींस NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लेके, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे. और उसी टाइप से देखो NH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल फिर से लॉस होगा एंड सो ऑन. ऐसे ही अगर हम साथ के साथ देखें, देखो इस एंड के ऊपर से यहाँ से OH लॉस होते दिखा दे, उस एंड के ऊपर से H लॉस होते हुए दिखा दें. तो मैं सब डिफरेंट आपके
जो एमिनो एसिड मॉलिक्यूल हैं उनकी कंडेंसेशन हो गया उनके बीच, आपके वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने आपस में कंबाइन कर गए। तो जो हम दिखाएंगे, देखो डिफरेंट एरोज क्यों दिखाए, वन एरो सेकंड मींस द नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल व्हिच आर गोइंग undergo condensation are not 2 3 and so on, they are large number, so we show here the different arrows, one arrow, second arrow, third arrow and so on। देखो मैंने many arrows इसलिए दिखाए हैं। उसके बाद NH2 जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मींस लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर आल्सो रिलीज्ड, वो भी एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्म की तरह बनते हैं। अब इसके बाद देखो नया बॉन्ड बनेगा, देखो ये नया बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे ये CONH, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बोलो कैसा बॉन्ड है, ये आपका CONH कैसा बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमने देखो ऊपर भी लिखा था, ये रिप्रेजेंटेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सो दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे नेक्स्ट देखो CONH, देखो ये यहाँ से बनेगा, दैट इज द बोलो क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे नेक्स्ट ये CO आगे वाला NH आएगा, नेक्स्ट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल भी होता है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे इधर देखो ये जो NH हमने शो कर दिया, देखो यहाँ से ये भी आपका कैसा बॉन्ड बनेगा, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस टाइप से आपकी ये प्रोसेस जो है दैट कॉल्ड द पेप्टाइड सिंथेसिस। लेकिन ये प्रोसेस जितनी इजी आपको दिख रही है, प्रोसेस इतनी इजी होती नहीं है कि आपको दिखाई दिया जैसे पेपर के ऊपर हमने लिख दिया डिफरेंट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल, हमने एरो घुमा दिए, मैकेनिज्म हो गया, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। ये प्रोसेस इन एक्चुअली इतनी इजी होती नहीं लेबोरेटरी के अंदर। ये प्रोसेस करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए आपका काफी टाइम लगता है, आपके 15 डेज भी लग सकते हैं, 30 डेज भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी, 2 मंथ भी, 6 मंथ भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्रोटीन आप सिंथेसाइज कर रहे हैं उसमें कितने एमिनो एसिड मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट आपको शो करनी है। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन प्रोसेस है, इसमें एक एमिनो एसिड आप स्टार्ट में लेते हैं, क्योंकि आपको जो प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन के अंदर आपको आगे सिखाया भी जाएगा कि आपके जो एमिनो एसिड है आप इसको ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे ना, जैसे मान लीजिए कैट होता है, अब आपसे टीचर ने पूछा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द कैट, आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे कि CTA, आप लिख देंगे CTA? नो, आपको स्पेलिंग तो याद रखनी होगी ना, मींस पहले C लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, तभी वो कैट बनेगा। ऐसे ही आप ह्यूमन बीइंग्स लिखते हैं, हर चीज की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग आप देख लें, आप अपने अल्फाबेट को आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे आप अपने नाम के अंदर अल्फाबेट की पोजीशन फिक्स होती है, ऐसे ही हर प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिडों की सीक्वेंस भी फिक्स होती है। तो जब हमें कोई प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो, जब हम पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हमें डिफरेंट एमिनो एसिडों को कंडेंस करवाना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मान लीजिए इस जो सबसे पहले हमने लिया, मान लीजिए R की वैल्यू आपने H ले ली, मान लीजिए ग्लाइसिन है, सेकंड R की वैल्यू आपने CH3 ले ली, तो मान लीजिए ये आपका एलेलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट R की वैल्यू फिर से मान लीजिए आपने ग्लाइसिन ले ली, तो फिर से एलेलाइन आ गया। मींस डिपेंडिंग अपॉन के आपके जो एमिनो एसिड है, आप उसकी सीक्वेंस क्या रखना चाहते हैं। क्योंकि प्रोटीन आपको ऐसे ही तो बना के नहीं छोड़ देना कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना दे और उसकी कोई यूटिलिटी ना हो। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, कोई भी पेप्टाइड सिंथेसिस आप करते हैं, जो पेप्टाइड बनेगा, जो प्रोटीन बनेगी, उसकी कोई ना कोई सोसाइटी के अंदर बायोलॉजिकली उसकी कोई ना कोई एडवांटेज, कोई यूटिलिटी तो होगी ही, तभी आप उसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, आप उनको ऐसे वेस्ट नहीं कर लेते हैं। तो मीन्स ये बड़ी हेक्टिक प्रोसेस होती है, बड़ी टीडियस मेथड होता है, बड़ा हार्डवर्क इसमें करना पड़ता है, लेंथी प्रोसेस होती है, काफी समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो मीन्स जो हमने ये बताया कि पेप्टाइड सिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम हम क्या क्या फेस करते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान। जैसे अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई भी कि इतनी इजी प्रोसेस नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता है ड्यूरिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस। प्रॉब्लम देखो क्या फेस हम करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने जितने एमिनो एसिड थे उन सभी को लिया एकदम कंटेनर में डाल दिया, क्या पता कौन किससे कंबाइन कर जाए, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ही नहीं हो पाएगी जिसके अंदर एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से कंडेंस कर रहे हैं। तो मींस होगा क्या, जो आपके काफी सारे हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर दी चांसेस तो रहेंगे ना कि सम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में भी फॉर्म ड्यूरिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस। हमने पूरी प्रिकॉशन लेने के बावजूद, देखो प्रिकॉशन हमने क्या भी ले ली, हमने मान लीजिए ये प्रिकॉशन ले ली कि ये फर्स्ट एमिनो एसिड हमने लिया, ये फर्स्ट एमिनो एसिड मान लीजिए हमने ग्लाइसिन ले लिया, देखो यहाँ पे ये हमारे पास, देखो मान लीजिए मैंने H पुट कर दिया, ग्लाइसिन है, ठीक है। उस कंटेनर में फिर हमने ये सेकंड वाला डाला अपना, देखो ये R की वैल्यू मान लीजिए हमने CH3 पुट कर दी, एलिलाइन हो गया मान लीजिए आपका। इनके बीच में एक पर्टिकुलर रिएक्शन चलेगी, लेकिन वो रिएक्शन कैसे चले, रिएक्शन चलने के तो तरीके दो हो सकते हैं। देखो वो कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये एलिलाइन है मान लीजिए जिसके ऊपर मैंने CH3 लिखा, इसका NH, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर देखो कार्बन के ऊपर अटैक करे,
और यहाँ से देखो OH निकल जाए, वाटर लॉस ऐसा हो सकता है। मीन्स ग्लाइसिन का तो NH2 और जो आपके एलेलाइन है, सॉरी जो आपके एलेलाइन है जो CH3 वाला है, इसका तो आपका NH2 ग्रुप, और जो आपका ग्लाइसिन है जिसके ऊपर R की वैल्यू H पुट की, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, इनके बीच कंडेंसेशन चले, ऐसा हो सकता है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोसेस ऐसे ना चले। एक तो प्रोडक्ट देखो ये बन जाएगा, मान लीजिए हम डाइपेप्टाइड ही बना रहे हैं, हमारे पास 2 ही अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन और इनको कंबाइन कर रहे हैं, तो इनकी भी तो देखो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि बनने की क्या है। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि देखें आप ध्यान से कि जो आपके ग्लाइसिन है, देखो ये GLY, देखो मैं लिख भी देता हूँ ग्लाइसिन, दूसरा एलेलाइन है, देखो ALA एब्रीवेटेड फॉर्म देखो मैंने लिख दी। अब उसमें क्या होगा, NH देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन ने लिए, लॉन पेयर देखो अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर देखो अटैक करेगा, ये देखो थोड़ा ऊपर से हम इसको शो कर दें, देखो इस टाइप से, देखो ये इसके ऊपर अटैक किया कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, और फिर ये स्लाइट नेगेटिव, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, वाटर लॉस ऐसे हो गया। मींस एल ग्लाइसिन का तो NH2 ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, और एलेलाइन का बोलो कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, आपका CH, हो गई ना प्रोबेबिलिटी। तो मींस कहने का मतलब काफी सारी प्रोबेबिलिटी होती है, अनएक्सपेक्टेड, हम चाहते कोई कुछ और है, बन जाता कोई दूसरा प्रोडक्ट है। तो मींस देयर आर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ डाइपेप्टाइड है। ऐसे ही मान लीजिए अब ट्राइपेप्टाइड बनाना है, नेक्स्ट हमारे पास ये मोल आ गया, आर की वैल्यू इसकी हमने पुट कर दी, मान लीजिए फिनाइल एलेलाइन CH2, और देखो हमने ये फिनाइल ग्रुप लिख दिया, देखो PH लिख दिया, यहाँ पे फिनाइल एलेलाइन। अब इसको कैसे कंबाइन करें, वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है। तो मींस अब जब मान लीजिए डाइपेप्टाइड ये बन गया, आपका ग्लाइसिन और एलेलाइन देखो आपस में कंबाइन कर गए, डाइपेप्टाइड बन गया। अब थर्ड मोल आपने डाला बाहर से आपके एमिनो एसिड का, ये है फिनाइल एलेनाइन, PHE लिख दिया, देखो मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म इसकी। अब ये कहां से करे, अब या तो ये NH2 के थ्रू अटैक करेगा, NH2 के थ्रू किसके ऊपर अटैक करे, अब वो डिपेंड करता है कि जो पेप्टाइड डाइपेप्टाइड बने थे वो 2 टाइप के बने थे पीछे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मींस कहने का मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि इस एमिनो एसिड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। द एमिनो एसिड नाम से जैसे पता चला, एक एमिनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और एक इसके अंदर क्या है, एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। हर एक एमिनो एसिड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप तो होंगे ही। तो 2 फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनके बीच जो रिएक्शन होने के जो चांस हैं, आपस में कंडेंसेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है, और वो प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है जैसे हम डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड, ट्राई से टेट्रापेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड एंड सो ऑन, जैसे ही हम लेंथनिंग करते हैं चेन की, आपके जो प्रोबेबिलिटी है और भी ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो मींस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस। और रीजन क्या रहा, क्योंकि आपके जो एमिनो एसिड होते हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं बोलो, डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनके अंदर आपके आपके एक तो NH2 ग्रुप है एमिनो ग्रुप, और दूसरा कौन है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देयर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसको भी सोल्व करेंगे लेकिन बाद में। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। अब सेकंड, ये जो रिएक्शन चल रही है ना, इतनी इजी नहीं है कि हमने किया और एकदम रिएक्शन हो गई, नो, यानी दैट इज हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। So means the condensation of the amino acid molecules among themselves is an endothermic reaction due to the low reactivity of that carboxylic acid group. ये जो COH ग्रुप है, ये आपका इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसलिए आपकी जो रिएक्शन है इनके बीच कंडेंसेशन इजीली नहीं होता, इसीलिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि एनर्जी कम से कम देनी पड़े, ना देनी पड़े, आराम से ही अपने आप हो जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी ना बने और साथ के साथ रिएक्शन भी आपके एंडोथर्मिक ना रहे। तो इन दोनों चीजों को कैसे हम फेस करेंगे, इसको कैसे हम रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब यही आएगा कि हाउ कैन वी सोल्व दीज 2 प्रॉब्लम्स, दीज 2 मेन प्रॉब्लम्स, कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को बनने से कैसे रोके, और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ द प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहला काम के दो जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक NH2 और एक CH ग्रुप, इन दोनों में से किसी एक को मास्क कर देते हैं, इन दोनों में से किसी एक को प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम किसी एक को मास्क कर दें, मास्क मतलब उसको प्रोटेक्ट कर दें, प्रोटेक्ट मींस उसको किसी कोई केमिकल ऐसा डाल दें जो या तो NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करके और एक ऐसी साइट बना दे कि अब उसके ऊपर फर्दर रिएक्शन ही ना हो पाए, या जो COH ग्रुप है एक ऐसा रिएजेंट बाहर से डालें जो CH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके और एक ऐसा एंड बना दे इसको कि इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन ही ना हो।
तो मींस उसी को कहते हैं मास्किंग। इस फंक्शनल ग्रुप को हम मास्क कर दें, प्रोटेक्ट कर दें, एक ऐसे दूसरे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दे जो फर्दर रिएक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो ना करे, उसको मास्किंग कहते हैं, उसको प्रोटेक्शन कहते हैं। तो हम वो काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो काम हमें करना ही पड़ता है ड्यूरिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस। मींस द फॉर्मेशन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जितने भी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम कैसे रोके, बाय प्रोटेक्टिंग, बाय ब्लॉकिंग, बाय मास्किंग एनी वन ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप। या तो हम मास्क करेंगे, किसको मास्क करेंगे, किसको प्रोटेक्ट करेंगे, इधर प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप और प्रोटेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बोलो क्या आपकी पेप्टाइड सिंथेसिस। आपको ये काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब हम इनको प्रोटेक्ट करें तो कैसे करते हैं प्रोटेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, बोलो कौन है ये, बेंजाइल ऑक्सी CO कार्बोनिल क्लोराइड, ये हमने लिया। अब इनके बीच जब रिएक्शन चलती है तो देखो कैसे करेंगे, ये NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। देखो हमने क्या किया, NH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लिए, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देगा, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, देखो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, देखो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, यहाँ से कार्बन के 5 बॉन्ड, Cl यहाँ पे आराम से देखो निकल गया। तो इस टाइप से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई किसके बीच, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप के C के बीच। देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखो यहाँ पे हो गई, ये नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो इस टाइप से अब आपने क्या कर दिया, NH2 ग्रुप को आपने प्रोटेक्ट कर दिया है। बोलो NH2 ग्रुप को आपने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट, दैट कॉल्ड द प्रोटेक्शन, दैट कॉल्ड द मास्किंग ऑफ द ग्रुप। तो NH2 ग्रुप नाउ प्रोटेक्टेड, नाउ मास्क्ड हियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मास्क तो हमने कर दिया। अगला पॉइंट आता है कि जो सेकंड प्रॉब्लम थी कि जो रिएक्टिव आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कम, उसकी रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें। सो द सेकंड प्रॉब्लम is solved out by converting that carboxylic acid group, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू द COCl ग्रुप, एसिड हैलाइड के अंदर, बाय रिएक्टिंग द अबो प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड। जो ऊपर हमने एमिनो एसिड को प्रोटेक्ट किया है सबसे पहले, एक ग्रुप को मास्क कर दिया, अब दूसरे की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, कैसे, बाय कन्वर्टिंग दैट COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनटू द एसिड हैलाइड। देखो ये एसिड हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया, there are different reagents for that purpose, that is the PCl5, PCl3, HCl in presence of the anhydrous zinc chloride और the thionyl chloride में जो हमने अभी ऐड करके दिखाया SOCl2। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि डार्जन रिएक्शन होती है। इसके दौरान देखो होता क्या है, साफ साफ देखो जो आपको दिख रहा है, एक तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला, देखो ये SO2 गैस निकल गई, एक यहाँ से HCl के साथ बोलो क्या निकल गया, HCl एज ए गैस, दूसरी गैस बोलो कौन निकली यहाँ से, HCl भी तो गैस है, तो बोथ आर गैसेस। तो इसलिए साइड प्रोडक्ट को एलिमिनेट, प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, इसलिए आमतौर पे हम SOCl2 को ही यूज करते हैं। तो इस टाइप से आपने क्या कर दिया, COOH ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, COCl के अंदर आपने इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया है, अपनी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दी। तो ये जो दो प्रॉब्लम थी दोनों की दोनों हमने सॉर्ट आउट कर दी है। पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान पहली प्रॉब्लम क्या थी, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को बनने से रोकना है। वो कैसे, बाय मास्किंग वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप को हमने मास्क करके दिखाया। सेकंड, रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, COH ग्रुप को COCl में हमने कन्वर्ट कर दिया एसिड हैलाइड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं, जैसे आपने देखा प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज कब करते हैं, किन कंपाउंडों में यूज किया जा सकता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को, वो तब यूज करते हैं कि जब कोई भी आपके पास ऐसा रिएक्टेंट है विच कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट हैज मोर देन वन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप and both of these reactive functional group may get involved simultaneously in the reaction, और दोनों के दोनों इकट्ठे रिएक्शन में खुद की अपनी इन्वॉल्वमेंट शो भी कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन चले, दूसरे के ऊपर ना चले, तो किसी एक ग्रुप को हमें कवर करना पड़ेगा, उसको ढकना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको मास्क करना पड़ेगा। तो मीन्स वो जो ग्रुप, वो जो केमिकल जो बाहर से आप डालेंगे, किस लिए डालेंगे कि वो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को मास्क कर देगा, उसको ढक देगा, उसको मास्क कर देगा, उसको प्रोटेक्ट कर देगा, उसी को कहते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो ये डाला कब जाता है, जैसे मैंने बताया ऐसे रिएक्टेंट के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ एक को प्रोटेक्ट करना है, किसी एक के ऊपर रिएक्शन करवानी है, तब हमें यानी ये काम करना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो द कंपाउंड विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट और टू मास्क a specific group during a reaction are called as the protecting groups। तो उन्हें आप क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोलो कौन हुए, द कंपाउंड विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट or to mask a specific group among the different functional groups which are present in a given compound during a reaction are called as the protecting group। आप उसे protecting group कहते हैं।
कंडीशन क्या है प्रोटेक्टिंग ग्रुप की? देखो, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा हो जो इजीली इंट्रोड्यूसिबल हो, कि आपने डाला और वो जल्दी से उसको प्रोटेक्ट उसने कर दिया। इजीली इंट्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि जिस फंक्शनल ग्रुप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो रिएजेंट आए, उसके साथ जल्दी से रिएक्ट करे, उसको एकदम प्रोटेक्ट कर दे, उसको एक ऐसे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दे जो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, उसको कहते हैं इजीली इंट्रोड्यूसिबल। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो इजीली इंट्रोड्यूस तो आपने कर दिया, अब फर्दर ये किसी और रिएक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो ना करे, मीन्स अब ये जो नया ग्रुप बन गया है इसके प्रोटेक्शन के बाद, इट कॉजेज नो अनवांटेड रिएक्शन, ये कोई अनवांटेड रिएक्शन को शो ना करे, तभी उसको हम एक गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट, फिर हम अपनी रिक्वायर्ड रिएक्शन कर देंगे, रिक्वायर्ड रिएक्शन हो गई हमारी, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब लास्ट में हम चाहते हैं उसी ग्रुप को रीजनरेट करवाना, तो वो इजीली रिमूवेबल भी होना चाहिए। सो इट मस्ट बी इजीली रिमूवेबल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो इजीली रिमूव भी हम उसको कर पाए। तो ये आपकी क्वालिटी किसी भी रिएजेंट के अंदर जो अपने आप को गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहलवाना चाहते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी तीनों होनी ही चाहिए। इजीली इंट्रोड्यूसिबल हो, कोई अनवांटेड रिएक्शन शो ना करे, प्लस साथ के साथ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो इजीली रिमूवेबल हो, उसको आप इजीली रिमूव कर पाए बाय यूजिंग द सिंपल रिएजेंट्स। उसके बाद अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एमिनो ग्रुप को देखते हैं सबसे पहले। एमिनो ग्रुप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिएजेंट है, प्लस उसको रिमूव कैसे करते हैं वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। जैसे NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो हम यूज कर लेते हैं बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, जैसे हमने अभी पीछे रिएक्शन में इसको यूज भी करके आपको दिखाया था। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, जनरली इसको बोक ग्रुप भी बोलते हैं, BOC बोक। इसी को हम अक्सर यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप। सेकेंड आ जाता है डाई टर्शरी ब्यूटाइल डी कार्बोनेट। डाई कार्बोनेट है, ये डी नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट, इसको आप यूज करेंगे। ऐसा किस लिए नाम है? देखो, डाई मीन्स दो दो है, दो दो क्या है? देखो ये तो है टर्शरी ब्यूटाइल, देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे? देखो एक कार्बन, और कार्बन के ऊपर देखो क्या लगे हुए हैं, ये आपके देखो 1 2 3 तीन तीन देखो आपके CH3 ग्रुप है, देखो ये, देखो ये। तो बोलो कौन हो गया? ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो दैट इज द टर्शरी ब्यूटाइल। आगे ये पार्ट बोलो कौन सा आ गया जिसमें O कॉमन रहेगी? ये कार्बोनेट, और इधर से भी चले दैट इज द कार्बोनेट। तो आपके डाई कार्बोनेट हो गया। तो ये जो दो यूनिट बन गई, सो शुरू में डाई लगाया तो डाई ब्रैकेट में टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। तो ये भी आपके एक काफी अच्छा वेरी गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है फॉर प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। NH2 ग्रुप की मान लीजिए बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड हमने ले लिया बोक ग्रुप, तो उसको डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? HBr ऑब्लिक में एसिटिक एसिड जब आप डालते हैं तो इजीली डी प्रोटेक्टेड हो जाता है ये। अगर ऐसे ही डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट को डी प्रोटेक्ट करना हो तो आप क्या डालेंगे? ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HBr आप ये डाल देते हैं, तो मींस ये भी इजीली डी प्रोटेक्शन हो जाती है इसकी, इसको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ COOH ग्रुप, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम प्रोटेक्ट जब करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ईस्टर्स, ईस्टर में कन्वर्ट करके। कैसे? आप मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, मिथेनॉल, या बेंजाइल अल्कोहल ले सकते हैं। आमतौर पे हम बेंजाइल अल्कोहल ले लेते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल हम लेंगे तो ईस्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, और देखो हमने पढ़ा है ना एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होती है, तो फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ईस्टर बनेंगे। अब इसको रिमूव कैसे करें? रिमूव भी बड़ी आराम से कर सकते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल ले लिया तो आप इजीली हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। अब बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं तो आप कैटालिटिक रिडक्शन के द्वारा भी इसको रिमूव कर सकते हैं। H2O- या प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट लेके आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम पहली बात इजीली इंट्रोड्यूसिबल हो, और लास्ट में रिमूव कैसे करें तो ये भी अलग से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेम द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप इफ इट इज ऑलरेडी बीन प्रोटेक्टेड बाय द बोक ग्रुप। तो आप लिखेंगे HBr ऑब्लिक में CH3CH मींस एसिटिक एसिड। तो ऐसे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम इनकी प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप बाय द बोक ग्रुप। तो देखो हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए आपके एमिनो एसिड की, जिसमें R की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जो ये हमने R लिया क्योंकि 20 टाइप की इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो आपके नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड है। और जब भी हम बात करें 20 एमिनो एसिड मींस दीज आर दी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड, और वो भी अल्फा एमिनो एसिड। ये ध्यान रखें, नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड आर 20 नंबर। तो इसकी बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। कैसे होगी? अभी पीछे भी बताया गया था। देखो ये NH
बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास देखो अपसेट करेगा, तभी ये लोन पेयर डोनेट करेगा। कहां पे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। वो कौन है? कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन। कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने देखो अपने लोन पेयर डोनेट किए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ। देखो यहां से Cl आपके Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नाउ द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ द NH2 ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया बोलो? हमने प्रोटेक्ट कर दिया है किस चीज को? NH2 ग्रुप को बाय द बो ग्रुप। सिमिलरली अगर हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहें डाइट्रस्ट्रीब्यूटाइल डिकार्बोनेट के साथ, तो देखो दोबारा से हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा की और ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है डाइट्रस्ट्रीब्यूटाइल डाइकार्बोनेट की। अब क्या करें यहाँ पे? उसी टाइप से देखो NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लेगा, लेकिन लोन पेयर तभी डोनेट करेगा, अदरवाइज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखो, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो क्या स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। देखो इस स्टेप से CO बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास देखो चले गए। यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई नाइट्रोजन की और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। NH2 ग्रुप को हमने क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करना होता है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ द CH ग्रुप बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द ईस्टर। दैट ईस्टर में भी द मिथाइल ईस्टर अगर मिथेनॉल यूज करें, इथाइल ईस्टर अगर इथेनॉल यूज करें, बेंजाइल ईस्टर अगर हम बेंजाइल अल्कोहल यूज कर ले। अब हम बेंजाइल अल्कोहल लेंगे यहाँ पे। देखो अब रिएक्शन कैसे चलेगी? देखो ये आपने पढ़ा था ना, रेडियो एक्टिव लेबलिंग टेक्निक के द्वारा आपको सिखाया गया था। क्या बताया था हमने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए? जब भी रिएक्शन चलती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच, तो उसके दौरान हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से तो OH निकलता है और अल्कोहल के अंदर से देखो इस टाइप से H निकलना होता है, तब वाटर लॉस होना होता है यहाँ पे। लेकिन ये रिएक्शन जब चलती है, ये स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर जब हम इसको चलाते हैं, तो ऐसा हुआ कैसे था, कैसे एक्सप्लेन किया था? उसके लिए देखो हमने क्या किया था। हमने जो अल्कोहल था, जैसे बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन को देखो हमने रेडियोएक्टिव बना दिया। देखो स्टार लगा के मींस रेडियोएक्टिव। फिर हुआ क्या था? एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन करते थे ना, देखो ऐसे H पॉजिटिव, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, एक स्टेप में हम दिखा रहे हैं, ये अपने लोन पेयर डोनेट किए बोलो इस एसिड को। यहाँ पे ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन पे बोलो कैसा चार्ज आएगा? ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ताकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो ये क्या करता है? CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास लेगा, मींस वाटर लॉस। ऐसा करने से कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो ये जो हमने बेंजाइल अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है, देखो उस ऑक्सीजन के पास भी देखो लोन पेयर है यहाँ पे, और इस OH बॉन्ड को थोड़ा देखो हम लंबा करके ऐसे दिखा देते हैं OH बॉन्ड को। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देगा? यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखो यहाँ पे, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखो डिमिनिश हमने कर दिया साइमल्टेनियसली। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास ले लेगा बोलो? ऑक्सीजन। देखो इस स्टेप से तो नया बॉन्ड किसके बीच बना? वाटर। बोलो कैसे निकला? ध्यान से देखें। देखो जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर से बोलो क्या निकला? देखो ये H निकला यहाँ से, H पॉजिटिव। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से बोलो कौन निकला? यहाँ से ये OH निकला है। वाटर लॉस हुआ ना इस टाइप से, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म अगर हम देखें तो। इस टाइप से हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, देखो यहाँ से, देखो ये बॉन्ड बना यहाँ पे। तो ये ठीक है या नहीं है? जल्दी बताएं। जो मैंने रेड कलर से दिखाया बॉन्ड, यही है नया जो बना या कोई और? ध्यान से बताएं जल्दी से। ये नहीं, ये मैंने जानबूझ के आपको पजल करने के लिए लिखा था। यहाँ पे अभी हमने सीखा कि कार्बोक्सिलिक, देखो ये दैट इज द न्यू बॉन्ड, ये है जो नया बॉन्ड बना है। अभी तो हमने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म के द्वारा कि जो कार्बोनिल ग्रुप था, देखो ये यहाँ से ये हुई थी क्लीवेज वहां पे, और यहाँ पे ये आपके अल्कोहल के अंदर से देखो ये क्लीवेज हुई थी स्टेप से। तो इस क्लीवेज को आप जरूर ध्यान रखें। एंड दैट इज द न्यू बॉन्ड, जो मैंने अभी देखो यहाँ पे एरो लगा के आपको बताया सर। सो दैट इज द न्यू बॉन्ड। देखो दोबारा से दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और बेंजाइल अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। इसको देखो मैं थोड़ा अब देखो रेड करके आपको थोड़ा डार्क रेड करके दिखा दूं। दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्म, ये नया बॉन्ड बनाया। तो इस टाइप से आपने क्या कर लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसको आपने क्या कर दिया इस टाइप से? प्रोटेक्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को भी आप इस टाइप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि जो डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एसिड के अंदर, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पेप्टाइड सिंथेसिस इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। उसके दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस को रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम को फेस जो हम करते हैं उनको रिमूव कैसे करें, उसको रिमूव करना हमने आपको आज के लेक्चर में सिखाया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस के ऊपर।
कौन सी दो डिफरेंट टेक्निक है पेप्टाइड सिंथेसिस की, एक तो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है और दूसरी आपकी मैरी फील्ड जो आपका साइंटिस्ट था उसने दी थी अगली आपकी जो टेक्निक पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। दोनों को हम स्टडी करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।